नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जीव विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लिटरली हमारी जिंदगी का बेस है। हम बात कर रहे हैं सेल यानी कोशिका की। इसे आप एक अल्टीमेट बिना रुके काम करने वाली बायोलॉजिकल फैक्ट्री मान सकते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत क्रूशियल है, इसलिए आज हम इसे बिल्कुल बेसिक से लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिकोड करेंगे। आज का हमारा प्लान एकदम क्लियर है। हम शुरू करेंगे बेसिक डेफिनेशन से, फिर देखेंगे कि इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया की खोज कैसे हुई। इसके बाद हम सेल्स के टाइप्स को समझेंगे और सीधा इस सेल्यूलर फैक्ट्री के अंदर घुसकर इसके अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट में प्लांट और एनिमल सेल्स को कंपेयर करते हुए आपके एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत ही हाई हील्ड टेकअवेज डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये बेसिक यूनिट आखिर है क्या। देखिए, अगर हम किसी भी सेल को ऑब्जर्व करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या फिर एक विशाल व्हेल मछली, हर एक जीवित प्राणी के अस्तित्व की शुरुआत इसी एक सिंगल यूनिट से होती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे आसान तरीका है एक इमारत के बारे में सोचना। जैसे एक एक ईंट को जोड़कर एक पूरा का पूरा घर खड़ा हो जाता ना, बिल्कुल वैसे ही अनगिनत सेल्स एक साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स जीवित शरीर का निर्माण करते हैं। है ना कमाल की बात। अब सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। आखिर इंसानों को इस छिपी हुई दुनिया के बारे में पता कैसे चला? ये डिस्कवरी की जर्नी शुरू होती है 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क के टुकड़े में छोटे छोटे बॉक्स जैसे ढांचे देखे और उन्हें नाम दिया सेल्स। इसके बाद एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखा। कहानी आगे बढ़ी और श्लीडन और श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी का बेस तैयार किया और फाइनली रुडोल्फ विर्चो ने इस थ्योरी को पूरा किया। रुडोल्फ विर्चो का एक बहुत ही फेमस लैटिन कोट है, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही पावरफुल है। इसका मतलब है कि हर नई कोशिका हमेशा पहले से मौजूद किसी कोशिका से ही जन्म लेती है। ये मॉडर्न सेल थ्योरी का सबसे मजबूत पिलर है। सेक्शन 3 प्रोकैरियोटिक बनाम यूकैरियोटिक। चलिए अब इन बायोलॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स को कैटेगराइज करते हैं। सेल्स को हम मेनली दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि बैक्टीरिया। ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं और इनमें कोई ट्रू न्यूक्लियस या झिल्ली वाले अंग यानी ऑर्गेनल्स नहीं होते। दूसरी तरफ हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ये एडवांस्ड होते हैं, साइज में बड़े होते हैं और इनमें पूरी तरह से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स। सेक्शन 4। अब टाइम आ गया है हमारे आर्किटेक्चरल टूर का। चलिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर जूम इन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आउटर बाउंड्री की। सेल मेम्ब्रेन एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। ये एक पतली परत है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है और कंट्रोल करती है कि क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। पौधों में इसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो सेलुलोज की बनी होती है और उन्हें मजबूती देती है। और सेल के अंदर का वो जेली जैसा फ्लूइड जिसमें सारे अंग तैरते रहते हैं, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के बीचों बीच होता है इसका ब्रेन, या कह लीजिए इसका कंट्रोल रूम, न्यूक्लियस। ये 4 मेन हिस्सों से मिलकर बना है: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स। ये पूरा सिस्टम सेल की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेफ रखता है। न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये असल में बहुत ही क्रूशियल स्टोरेज ड्राइव्स की तरह काम करते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। इन्हीं के अंदर हमारे जीन्स मौजूद होते हैं जो ये तय करते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन से जेनेटिक गुण ट्रांसफर होंगे। अब इस फैक्ट्री की असेंबली लाइन को देखिए, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर कहते हैं। इसके 2 हिस्से हैं। पहला है रफ ईआर, जिसकी सतह खुरदरी होती है क्योंकि उस पर राइबोसोम चिपके होते हैं। दूसरा है स्मूथ ईआर, जिस पर राइबोसोम नहीं होते। ये दोनों मिलकर सेल के लिए प्रोटीन और लिपिड बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। कोई भी फैक्ट्री बिना एनर्जी और प्रोडक्शन के नहीं चल सकती, राइट? सेल में माइटोकॉन्ड्रिया वो पावर हाउस है जो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है। राइबोसोम हमारी प्रोटीन फैक्ट्री है जहां प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और जो भी माल यहां बनता है उसे पैक करने और सही जगह भेजने का काम करता है गोल्जी अपैरेटस। अब जाहिर सी बात है, फैक्ट्री चलेगी तो कुछ कचरा भी निकलेगा। इसके लिए सेल के पास है लाइसोसोम, जिसे सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये सेलुलर वेस्ट को पूरी तरह से नष्ट कर देता है।
और स्टोरेज के लिए? उसके लिए वैक्यूल होते हैं। पौधों में ये काफी बड़े होते हैं और खाना और पानी स्टोर करने का काम करते हैं। कुछ ऑर्गेनल्स बहुत ही स्पेसिफिक कामों के लिए बने होते हैं, जैसे प्लास्टिड्स जो सिर्फ पौधों में मिलते हैं और फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। सेंट्रोसोम सिर्फ जानवरों की कोशिकाओं में होता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसके अलावा सेल को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मूव करने के लिए सीलिया और फ्लैजेला जैसी संरचनाएं होती हैं। सेक्शन 5, प्लांट बनाम एनिमल सेल्स। ऑर्गेनल्स को समझने के बाद अब इन दोनों में फर्क करना काफी आसान हो जाएगा। यहां एक मोमेंट के लिए रुककर सोचिए, आखिर पौधों को एक बहुत ही कठोर रिजिड सेल वॉल की जरूरत क्यों पड़ती है, जबकि जानवरों को नहीं? ये सवाल सुनने में सिंपल है, लेकिन इसके पीछे जीवों के पूरे स्ट्रक्चर और फंक्शन का राज छुपा है। इसका जवाब ये है कि पौधों को एक ही जगह पर डटकर खड़े रहना होता है, इसलिए उनकी सेल में एक मजबूत सेल वॉल, खाना बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट और एक बड़ा वैक्यूल होता है जो उन्हें एक फिक्स्ड शेप देता है। इसके उलट जानवरों को मूव करना होता है, इसलिए उनकी सेल्स में सेल वॉल नहीं होती और उनका शेप थोड़ा इर्रेगुलर और फ्लेक्सिबल होता है। सेक्शन 6। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, आपके एग्जाम्स के लिए क्रूशियल टेकअवेज। एग्जाम्स में क्विक रिवीजन के लिए बस इन ऑर्गेनल्स और उनके निक नेम्स को कनेक्ट कर लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर हाउस, राइबोसोम यानी प्रोटीन फैक्ट्री, लाइसोसोम है सुइसाइडल बैग, न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है और क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहां फोटोसिंथेसिस होता है। ये चीट शीट आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाली है। तो फाइनली जब हम एक सेल को इस तरह से देखते हैं, एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री की तरह, तो क्या बायोलॉजी को देखने का हमारा पूरा नजरिया नहीं बदल जाता? सोचिए जरा, जब एक अकेली माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर इतना कमाल का सिस्टम चल रहा है, तो फिर ये पूरा जीवन और प्रकृति कितनी ज्यादा अद्भुत होगी। उम्मीद है आपको आज का ये एक्सप्लेनर पसंद आया होगा।